कहानी की शुरुआत में हम योशिदा को देखते हैं, एक बेरहम जापानीज माफिया जो अमेरिका के ड्रग एम्पायर को कंट्रोल करता है। जापान का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट याकुजा, जो दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर, टॉर्चर और करप्शन जैसे कामों के लिए बदनाम है, उसे पूरे अमेरिका में फैलाने में इसी आदमी का हाथ है। एक रात उसके कुछ लोग हथियारों से लैस एक नाइट क्लब में जाते हैं। उनका मकसद था योशिदा के सबसे बड़े दुश्मन तनाका और उनकी गैंग को खत्म करना और उनके बिजनेस को हथियाना। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि तनाका एक अंडरग्राउंड फाइटिंग होस्ट कर रहा था। इससे पहले कि वो अपने प्लान को अंजाम दे पाते, वहां अचानक डिटेक्टिव क्रिस पहुंच जाता है। उसने तनाका से कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी कि यहाँ ये सब मत करना, पर लगता है कि तुम जापानी लोग सीधे तरीके से बात नहीं समझते। तनाका को पुलिस का कोई डर नहीं था। उल्टा उसने अपने फाइटर्स को इशारा किया कि वो उसे सबक सिखाएं, वो यहाँ से अपने पैरों पर नहीं लौटना चाहिए। क्रिस उनसे दो हाथ कर ही रहा था कि तभी योशिदा के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने तनाका के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सबको मारने के बाद वो पीछे के रास्ते से होते हुए क्लब से बाहर निकले। क्रिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे अपनी कार से कुचलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। योशिदा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसके लोग दिन दहाड़े किसी को भी मौत की घाट उतार सकते थे और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। अगले दिन क्रिस एक जापानीज रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। पता चला कि क्रिस जापानीज भाषा में बहुत फ्लुएंट है, क्योंकि उसका बचपन जापान में ही बीता था। रेस्टोरेंट की ऑनर से बात करते वक्त कुछ लोग अंदर घुस आते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कल गोली चलाई थी, पर कोई सबूत न होने की वजह से क्रिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाता। ऑनर को लगा कि वो कस्टमर हैं, इसलिए वो उन्हें अच्छे से ग्रीट करती है, पर उन्होंने बताया कि वो न्यू मर्चेंट एसोसिएशन से हैं। आपकी यहाँ बहुत इज्जत है, जाहिर है कमाई भी उसी हिसाब से होती होगी। हम आपसे डोनेशन लेने आए हैं। ऑनर ने बताया कि वो हर साल फेस्टिवल के लिए पैसे दान करती है, पर उसे जल्दी समझ आ गया कि ये लोग गुंडे मवाली हैं जो डरा धमका कर हफ्ता वसूलने आए हैं। उन्होंने कहा, हमें टाइम पर पैसे मिल जाने चाहिए, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर पैसे नहीं आए तो हम कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ सब बदल रहा है, अब से ये पूरा एरिया याकुजा के अंडर आएगा। ऑनर याकुजा का नाम सुनते ही शॉक हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि याकुजा कितना खतरनाक क्राइम सिंडिकेट है। वहीं क्रिस कोने में बैठा ये सब देख रहा था। वो उनके पास आया और कहा कि वो उस बेचारी औरत से दूर रहें, पर तभी उन्होंने अपने अपने चाकू और गन निकाल ली। क्रिस डरा नहीं और उन्हें पीटने लगा। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे एक दूसरे डिटेक्टिव की नजर जब अंदर हो रही तोड़फोड़ पर पड़ी, तो वो तुरंत अंदर आया और सबको सरेंडर करने को कहा। उसे नहीं पता था कि क्रिस भी एक डिटेक्टिव है, इसलिए उन दोनों में फाइट हुई। लेकिन तभी योशिदा के लोगों ने उन पर गोलियां चला दी और वहां से भाग खड़े हुए। क्रिस ने जॉनी को अपना पुलिस बैज दिखाया, जिसके बाद जॉनी ने अपनी गन नीचे कर दी। इस लड़ाई से उस औरत का बहुत नुकसान हुआ था, पर क्रिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। पता चला कि जॉनी क्रिस को ही ढूंढ रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारा नया पार्टनर हूँ, अब से हमें साथ में ही काम करना है। क्रिस उसे पहले ही दिन से नापसंद करने लगा था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि ये कुछ दिनों बाद अपने आप ही परेशान होकर भाग जाएगा। याकुजा का एक मेंबर उनके हाथ लग गया था। जॉनी ने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसके लिए काम करते हो? लेकिन इस आदमी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। क्रिस ने उसके कपड़े फाड़े और देखा कि उसकी पूरी बॉडी पर एक टैटू बना हुआ था। उसे देखकर क्रिस के बचपन की एक दर्दनाक याद ताजा हो गई, जब कुछ लोगों ने उसके परिवार को बेरहमी से मार दिया था। गुस्से में उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया और कहा, मुझे वो सब बता दे जो मैं जानना चाहता हूँ, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पर उस आदमी की आंखों में कोई डर नहीं था। भड़की हुए क्रिस को जॉनी वहां से दूर ले गया। उसने पूछा, मुझे बताओ कि ये चल क्या रहा है? क्रिस ने बताया कि ये याकुजा के लिए काम करता है, एक जापानीज माफिया जो ज्यादातर जापान में ऑपरेट करते हैं। क्रिस ने कहा, हमारे बीच बात नहीं बनने वाली, मैं आज ही सीनियर से कहूंगा कि वो तुम्हें रीअसाइन कर दें। जॉनी को उसकी ये बात चुभ गई, पर उसने रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा ना करे। जैसे तुम्हें दूसरों के साथ काम करने में दिक्कत होती है, वैसे ही मुझे भी होती है। कम से कम हम यहाँ एक दूसरे को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। इसी बीच जॉनी की नजर याकुजा के उस मेंबर पर पड़ी। उसने कहा, देखो ये कुछ कर रहा है। क्रिस तुरंत उसे रोकने गया, लेकिन बहुत देर हो जाती है। वो आदमी अपनी गर्दन तोड़कर सुसाइड कर लेता है। क्रिस ने बताया कि उसने अपना मन पहले ही बना लिया था। ये लोग इसे सम्मान की मौत कहते हैं। जो इस तरह अपनी जान देता है, वो सिंडिकेट के लिए अमर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम योशिदा को देखते हैं, जिसने तनाका को पकड़ लिया था। तनाका ने कहा, बोनसाई क्लब और वहाँ की सारी लड़कियां तुम्हारी हैं, प्लीज मुझे कुछ मत करना। वो उसे अपना सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन योशिदा फिर भी नहीं रुका। उसने तनाका को सबके सामने हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कुचलकर मौत की घाट उतार दिया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था और इसी खुशी में उसने एक बहुत बड़ी और आलीशान पार्टी रखी। हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो पहले तनाका के लिए काम करती थी। उसकी दोस्त ओकिया ने उसे बताया कि योशिदा ने उसे मार दिया है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले एंजल कुछ कर पाती, योशिदा के लोगों ने उसे ढूंढ निकाला और उसे अपने साथ ले गए। योशिदा ने उसे एक वीडियो दिखाई जो उन्होंने बाथरूम में लगे एक सीक्रेट कैमरे से रिकॉर्ड की थी। वीडियो में एंजल तनाका को योशिदा के प्लान के बारे में चेतावनी देते हुए पकड़ी गई थी।
कोई उससे गद्दारी करे यह योशिदा को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर क्योंकि एंजल खूबसूरत थी इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, अगर तुम मेरे लिए काम करो तो। एंजल अपनी जान बचाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। योशिदा उसे पकड़ लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसने उसे एक खास तरह का ड्रग दिया जिसे उसने आज ही जापान से इंपोर्ट किया था। इसके बाद दोनों फिजिकल होने लगे, पर एंजल उसके असली इरादे से अनजान थी। जैसे ही उस पर नशे का असर हुआ, योशिदा ने अपने आदमी से कटाना मांगी और उसी कटाने से उसने एंजल का सर धड़ से अलग कर दिया। ये सब करते हुए उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था ताकि अगली बार कोई उसे धोखा देने की सोचे तो अंजाम के लिए तैयार रहे। अगले दिन क्रिस और जॉनी क्राइम सीन पर आते हैं। फॉरेंसिक टीम बताती है कि जिसने भी इस लड़की का सर काटा है वो सच में अपने काम में माहिर है, क्योंकि इतना क्लीन कट सिर्फ एक समुराई ही कर सकता है। पर उसने ये भी बताया कि उसे मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी इतना ड्रग था कि वो वैसे भी मर जाती। क्रिस ने पूछा वो ड्रग क्या था, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि ये ब्लैक मार्केट में बिग आइस के नाम से फेमस है, पर ये यहाँ नहीं मिलता। ये जापान का ड्रग है और सिर्फ वहीं बेचा और खरीदा जाता है। अगर ये यहाँ पहुँच गया तो ड्रग एडिक्ट्स में ये ऐसी महामारी की तरह फैलेगा जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। उन्हें पता चला कि वो लड़की बोनसाई क्लब में काम करती थी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जॉनी ने क्रिस से पूछा कि तुम्हें जापानीज कल्चर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, जिस पर क्रिस ने उसे बताया कि वो बचपन में जापान में ही रहता था, लेकिन फिर उसे वापस अमेरिका आना पड़ा। क्रिस ये जानकर हैरान हो जाता है कि जॉनी हाफ जापानीज होने के बाद भी उसे जापानीज कल्चर के बारे में रद्दी भर की नॉलेज नहीं थी। जॉनी ने बताया कि मेरी माँ ने मुझे जापान के तौर तरीके बताने की बहुत कोशिश की। वो मुझसे फूल लगवाया करती थी और उनकी देखभाल करने को कहा करती थी, लेकिन मुझे मेरे डैड की लाइफ ज्यादा पसंद थी। एक अमेरिकन होना जापानीज होने से काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसने पूछा कि क्या तुम्हें भी तुम्हारी माँ फूल लगाने को कहती थी, जिस पर क्रिस जवाब देता है कि मैंने उनके कल्चर से मार्शल आर्ट्स और फूल लगाना दोनों सीखा है। एक वॉरियर को दोनों तरीके पता होने चाहिए। जो लड़ाई का सिर्फ एक पहलू जानता है वो खुद पर वार होने का खतरा बढ़ा देता है। जल्द ही वो बोनसाई क्लब में पहुंच गए, पर क्रिस पहले अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ के लोगों से उसका 36 का आंकड़ा था। अब क्योंकि जॉनी की शक्ल उनसे ज्यादा अच्छे से मिलती थी, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। उसके पीछे पीछे क्रिस भी अंदर आ गया, पर आखिर में उसे भी उनसे दो दो हाथ करना पड़ा, क्योंकि ये लोग अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अंदर घुसते ही उनका सामना जापानियों के अजीबोगरीब शौक से हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ लड़कियों की बॉडी पर खाना रखकर खाया जा रहा था। कुछ लड़कियां तो बिना कपड़ों के सुमो रेसलिंग कर रही थी। जॉनी की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर क्रिस के लिए यह नया नहीं था। वो इस क्लब के ऑनर से बात करना चाहते थे, पर एक आदमी से उसे पता चला कि तनाका अब इस क्लब का मालिक नहीं है। क्रिस ने ओकिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लड़की हमें कुछ बता सकती है, पर इसे एंजल के बारे में मत बताना, नहीं तो वो डर जाएगी। उन्होंने उससे पूछा कि वो आखिरी बार एंजल से कब मिली थी, जिसके बाद उन्हें कल रात की पार्टी के बारे में पता चला, और ये भी कि इस क्लब का नया मालिक कौन था। लेकिन वो ज्यादा कुछ जान पाते इससे पहले ही योशिदा के आदमी वहाँ आ धमके और बातचीत में दखल डालने लगे। जॉनी उन्हें अपना पुलिस बैज दिखाकर हैंडल करने की कोशिश करता है, पर क्रिस क्ली के लातों के भूत थे जो बातों से नहीं मानते। उसने उन्हें खूब पीटा और क्लब में तोड़फोड़ मचा दी। शोर सुनकर कुछ लोग अंदर आते हैं और उन दोनों को साथ चलने को कहते हैं। जॉनी बहुत डरा हुआ था, पर क्रिस ने उसे समझाया कि डरो मत, अगर इन्हें हमें मारना होता तो कब का मार चुके होते। जापानीज लोगों के कुछ वसूल होते हैं जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ते, बस उनके हिसाब से चलते रहो और उन्हें रिस्पेक्ट दो। क्रिस ने जापानीज में इस क्लब के ऑनर से मिलने की रिक्वेस्ट की। वो बस बात करना चाहता था और एक दो सवाल जवाब के बाद वहां से चला जाता, लेकिन योशिदा जैसे ही उसकी ओर मुड़ा, क्रिस ने उसे तुरंत पहचान लिया। एक फ्लैशबैक के जरिए हमें बताया जाता है कि उसके परिवार को योशिदा ने ही मारा था। उसने क्रिस को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिस ने उसे घायल कर दिया और वहां से भाग गया। उसका दिया हुआ घाव आज भी योशिदा के चेहरे पर था। बदले की आग में जल रहे क्रिस ने तुरंत उसके सर पर बंदूक तान दी और देखा कि उसकी बॉडी पर याकुजा सिंडिकेट का टैटू था। योशिदा उसे अभी भी नहीं पहचान पाया था। उसने पूछा कि क्या हम कभी मिले हैं, जिस पर क्रिस ने जवाब दिया हाँ, जब मैं तुझसे मिला था उसका निशान आज भी तेरे चेहरे पर है। योशिदा को याद आया कि ये वही लड़का है जिसे उसने सालों पहले जिंदा छोड़ दिया था। उसने कहा मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे, अच्छा किया खुद ही चलकर आ गए, वरना मुझे इंतजार करना पड़ता। उसके सर पर गन थी, पर उसकी आंखों में रद्दी भर डर नहीं था। उसने कहा क्या सोच रहे हो, गोली चलाओ और ले लो अपने परिवार का बदला। दोनों के बीच सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। इसी बीच जॉनी ने उन्हें अपना बैज दिखाया और कहा कि हम पुलिस वाले हैं और एक पुलिस वाले को मारना अच्छी बात नहीं है, तुम लोग मुसीबत में पड़ सकते हो। पर उसकी बातों से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद उसने क्रिस को समझाने की कोशिश की। उसने कहा मैं जानता हूँ कि तुम इसे पसंद नहीं करते, लेकिन इसे अभी मत मारो वरना ये हम दोनों को मार देंगे। क्रिस इतने गुस्से में था कि वो उसकी बात नहीं सुनता, पर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देगा। उसने अपनी गन नीचे कर ली
और उन्हें कहा कि कई लोगों ने हमें यहाँ आते हुए देख लिया है। अगर हमें कुछ भी हुआ तो पुलिस इस क्लब को बंद कर देगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम हमें जाने दो। योशिदा जानता था कि वो उसे दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेगा, पर फिर भी उसने उसे जाने दिया क्योंकि वो उसे अपने लिए बड़ा खतरा नहीं समझता था। वो दोनों वहां से निकल तो गए, पर जॉनी उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्से में था। उसने कहा, अभी कुछ देर पहले तो तुम जापानीज कल्चर के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि एक वॉरियर को शांत रहना चाहिए, और वहां जाकर खुद सब भूल गए। उसने कहा, अगर हमें साथ में काम करना है तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, वरना तुम यहाँ से अकेले जा सकते हो। क्रिस ने कहा, तुम सही कह रहे हो, गाड़ी साइड में रोको, मैं जा रहा हूँ। पर ये सुनते ही जॉनी को फिर से गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसके बाद क्रिस ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। उसके पिता मिलिट्री फोर्सेस में थे, जिन्हें जापान में अपॉइंट किया गया था, पर एक रात योशिदा ने मेरी पूरी फैमिली को मेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया। तब से ही मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और आज वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। जॉनी ने कहा, बहुत बढ़िया, मुझे एक ऐसे आदमी का पार्टनर बनाया गया है जो अकेले अपने परिवार की मौत का बदला लेने निकला है, वो भी उन लोगों से जो उसे चुटकियों में मसल सकते हैं। क्रिस जानता था कि वो अपने साथ साथ उसकी भी जान खतरे में डाल रहा था, इसलिए उसने कहा कि मैं कल सीनियर से कहकर तुम्हें रीअसाइन करवा देता हूँ। जॉनी ने कहा कि मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम ये काम सबूतों के साथ करते हैं, बिल्कुल एक पुलिस वाले की तरह, ना कि कोई जापानीज समुराई, तो हम इस आदमी को बड़े आराम से अपने जाल में फंसा सकते हैं। क्रिस इसके लिए राजी हो गया, जिसके बाद वो योशिदा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगे। अगले दिन उन्होंने योशिदा की कार का पीछा किया। आखिर में वो रेड ड्रैगन ब्रूअरी पहुंचे। योशिदा का एक साइड बिजनेस जहां वो बियर मैन्युफैक्चर करता था। कुछ देर बाद वहां हाई प्रोफाइल लोगों का ग्रुप आता है और साथ में ढेर सारे बाइकर्स भी, जिन्हें देखकर क्रिस समझ गया कि वो डॉक्टर जिस ड्रग के बारे में बात कर रही थी वो यहीं से सप्लाई होता है। आदत से मजबूर उसने तुरंत अपनी गन निकाली और अंदर जाने लगा, पर तभी जॉनी ने उसे रोक लिया और कहा, अभी सही समय नहीं है, पहले हमें सबूत चाहिए। वहीं दूसरी ओर योशिदा क्लाइंट्स को अपने नए बिजनेस के बारे में बताता है। उसने अमेरिका में पल रहे करप्शन और खोखले सिस्टम का बहुत अच्छे से फायदा उठाया था। योशिदा ने इस नए ड्रग को अपनी कंपनी की बियर की बोतल में डालकर डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा, जिससे उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। उसके क्लाइंट्स ने उससे प्राइसेस के बारे में पूछा, जिस पर योशिदा ने उन्हें बताया कि उसे पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का 20% चाहिए। ये सुनते ही ज्यादातर लोगों ने उसके फैसले का विरोध किया। एक अमेरिकन ने तो हद ही पार कर दी और वो योशिदा से बदतमीजी पर उतर आया, जिसके बाद योशिदा ने सबके सामने उसका एक हाथ काट दिया। उसने कहा, हमारी पहले ही बात हुई थी, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। डर के मारे किसी ने भी योशिदा से इसके आगे बहस नहीं की और उन्होंने डील को फाइनल कर दिया। इसके बाद जब योशिदा वापस लौट रहा था, उसने फैक्ट्री के बाहर क्रिस को खड़े देखा। उन्हें देखकर वो मन ही मन हंसने लगा। उसे पता था कि क्रिस सब कुछ जान चुका है, पर उसका डर इतना था कि वो अंदर आकर उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। रात को योशिदा उस क्लब की सिंगर के लिए कुछ फूल लेकर गया। अब क्योंकि उसने एंजल को मार दिया था, इसलिए वो ओकिया से सेक्सुअल फेवर मांगता है, लेकिन ओकिया ने कहा कि वो यहाँ सिर्फ गाने के लिए आती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी। उसे कोई मना करे ये योशिदा को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने ओकिया को किडनैप कर लिया और उसे अपने फार्म हाउस ले आया। ओकिया को डराने के लिए योशिदा ने उसे एंजल की वो वीडियो दिखाई जिसमें उसने उसका गला काटा था और कहा, अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उस रात योशिदा ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती की, जिसने ओकिया को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अब जब तक उसका मन नहीं भर जाता, वो ओकिया को यहीं कैद रखने वाला था। उसने अपने लोगों से कहा, देखना वो यहाँ से कहीं जा ना पाए। वहीं दूसरी ओर जॉनी और क्रिस दूर खड़े उसके फार्म हाउस पर निगरानी कर रहे थे। जॉनी ने कहा, ये तो वही लड़की है जो हमें क्लब में मिली थी, देखो वो क्या कर रही है। हम देखते हैं कि ओकिया ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। क्रिस तुरंत समझ गया कि ये सुसाइड रिचुअल है। वो ये तभी करती हैं जब उन्हें किसी ने अंदर से बहुत चोट पहुंचाई हो। उसने कहा, तुम योशिदा की कार का पीछा करो, मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। क्रिस बालकनी से होते हुए अंदर घुसा और वहां तैनात गार्ड्स को मारते हुए कमरे में आया। वहीं ओकिया ने एक धारदार चाकू निकाला और खुद की जान लेने ही वाली थी कि तभी क्रिस ने उसे ऐन मौके पर रोक लिया। जब बाकियों को पता चला कि अंदर कोई घुस आया है तो उन्होंने क्रिस को रोकने की पूरी कोशिश की, पर क्रिस अकेले उन सबको खत्म करता हुआ ओकिया को वहां से बाहर निकाल लेता है। जब योशिदा को पता चला कि एक मामूली पुलिस वाला उसके घर में घुसकर उस लड़की को वहां से उठा ले गया और कोई कुछ नहीं कर पाया, तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस आदमी को उसने ओकिया की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने माफी के तौर पर अपनी एक उंगली काटी और उसे योशिदा को भेंट कर दी। पर योशिदा का जो अपमान हुआ था उसकी भरपाई एक उंगली से नहीं की जा सकती थी। योशिदा ने उसकी जान ले ली और कहा, मुझे उस पुलिस वाले का सर चाहिए। वहीं दूसरी ओर क्रिस ओकिया को एक गन देता है और कहता है कि यहाँ कोई भी आए तो उसे शूट कर देना। अगले दिन क्रिस जॉनी से मिला, जिसने योशिदा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। वो एक जापानीज बाथ हाउस में जाते हैं जहाँ योशिदा और उसके खास लोग अक्सर नहाने आया करते थे। वो अंदर घुसे
और योशिदा को कहा कि जल्दी से कपड़े पहन और हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल। योशिदा ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन किस लिए ऑफिसर? मैंने क्या किया है? क्रिस ने कहा, हमारे पास सबूत है कि तुम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करते हो। और एंजल, वो लड़की जो तुम्हारे क्लब में काम करती थी, उसके मर्डर का वीडियो एविडेंस भी हमारे हाथ लग गया है। योशिदा कभी अपने दुश्मन नहीं बनाता था, इस बार भी उसने वही किया। उसने कहा, अपनी कीमत बताओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। उधर से जॉनी की आवाज आई कि मुझे एक पोर्श चाहिए, बट ऑफ कोर्स ये महज एक मजाक था। वो योशिदा को अरेस्ट करने आए थे, ना कि अपना ईमान बेचने। योशिदा समझ गया कि उसे क्रिस को भी अपने रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद उसके लोगों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। एक मोटा आदमी क्रिस को पानी में धक्का दे देता है और फिर उसे डुबोकर मारने की कोशिश करता है। क्रिस ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसे पानी में खींच ले रहा था। जॉनी ने भी उनमें से कई हमला करने आए लोगों को गोली मार दी, पर इस हड़बड़ी का फायदा उठाकर योशिदा वहां से भाग खड़ा हुआ। उन दोनों ने जब तक होश संभाला तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। जो उन्होंने किया वो इलीगल था, इसलिए वो दोनों भी मौका वारदात से भाग गए, ताकि सबको लगे कि ये मर्डर आपसी दुश्मनी की वजह से हुए थे। वो तीनों शहर से दूर एक सीक्रेट कैबिन में आए। कुछ दिनों तक क्रिस उसे यहीं रखने वाला था, क्योंकि सिर्फ वही थी जो कोर्ट में योशिदा के खिलाफ गवाही दे सकती थी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद रात को क्रिस एक वार्म बाथ लेने गया। कुछ देर बाद वहां ओकिया आई, पर उसकी आहट से क्रिस ने उस पर बंदूक तान दी, जो देखकर ओकिया डर गई। उसने क्रिस को अपनी आंखें बंद करने को कहा, जिसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे और वो भी क्रिस के साथ नहाने लगी। उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? जिस पर क्रिस ने कहा कि मुझे नहीं पता, कभी कभी कोई वजह नहीं होती, हम उसे करते हैं क्योंकि वो करना सही होता है। उस रात दोनों के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गईं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी हुए। इसी बीच हम योशिदा के लोगों को देखते हैं, जिन्होंने क्रिस की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था। देर रात वो दबे पांव अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस उनके कदमों की आहट सुन लेता है। वो तुरंत उठकर बाहर आया और देखा कि जॉनी पहले से ही हमले के लिए तैयार खड़ा था। क्रिस ने एक अलमारी से ढेर सारे चाकू और ब्लेड्स निकाले और फिर एक एक करके अंदर घुसने वाले हर एक आदमी पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर उन्हें मार गिराया। वो जीत ही रहे थे कि तभी क्रिस ने ओकिया की चीख सुनी। उन लोगों ने उसे बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्हें अपने हथियार डालने पड़े। हमले के सबूत मिटाने के लिए उन्होंने क्रिस के पूरे घर को जला डाला और फिर उन्हें बंदी बनाकर योशिदा के पास ले आए। जॉनी कहता है, प्लीज हमें मत मारो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर क्रिस ने उसे समझाया कि उससे जान की भीख मत मांगो, वो हमें वैसे भी मारने वाला है। योशिदा ने कहा कि इन तारों में इतना करंट है कि वो तुम्हारी मसल को इस हद तक सिकोड़ देगा कि वो टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम दोनों दर्द से तड़पकर मर नहीं जाते। योशिदा उन दोनों की मौत का लाइव टेलीकास्ट देखता है, लेकिन तभी क्रिस को एक आइडिया आया। जैसे ही ऑपरेटर ने उन्हें फिर से करंट दिया, उसने उसी वक्त उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे वहां शॉर्ट सर्किट हो गया और मशीन खराब हो गई। वो दोनों जान बचाकर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठे, एक आदमी ने उनकी कार को उठाकर उन्हें कार समेत हाइड्रोलिक प्रेस में फेंक दिया। उन्हें अंदर ट्रैप करने के बाद उसकी कार को एक कन्वेयर बेल्ट पर लाया गया, जो सीधा एक मेटल क्रशर की ओर जा रही थी। नीचे खड़े सभी लोग उनकी मौत का तमाशा देख रहे थे। दोनों ने कार की छत को उठाने की बहुत कोशिश की ताकि दरवाजा खोल सकें, लेकिन कार धीरे धीरे ब्लेड्स की ओर जाती ही जा रही थी। उनकी कार का अगला हिस्सा उसमें फंस गया, लेकिन इससे पहले वो उन्हें कुचलकर उनका चूरा बना देती। दोनों वक्त रहते वहां से निकल गए। जॉनी ने कहा, नीचे चलकर उनकी बैंड बजाएं, पर क्रिस को कोई जल्दी नहीं थी। वो चाहता था कि वो लोग कुछ देर तक उनकी मौत का जश्न मनाएं और उसके बाद वो हमला करेंगे। वहीं दूसरी ओर आज रात योशिदा का पहला शिपमेंट जाने वाला था, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। क्रिस और जॉनी उसकी फैक्ट्री में जा रहे एक ट्रक पर कब्जा कर लेते हैं और गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। उन्हें जैसे ही पता चला कि कोई अंदर घुस आया है, तो सभी में हड़बड़ी मच गई और वो चलती डील को बीच में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। वो ट्रक को सीधा फैक्ट्री की दीवार से भिड़ा देते हैं और सभी को गोलियों से भूनते हुए आगे बढ़ते हैं। योशिदा उन्हें बाद में देख लेता। सबसे पहले उसका यहाँ से निकलना जरूरी था, इसलिए उसने ओकिया को अपनी ढाल बनाई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। क्रिस ने कहा कि मैं योशिदा का पीछा करता हूँ, तुम इन सबको संभालो। जॉनी का सामना उस आदमी से होता है जिसने उस दिन रेस्टोरेंट में गोली चलाई थी। उसने उसका पीछा किया और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। आखिर में उसने उसे एक बॉयलर में फेंक दिया और फिर उसमें आग लगा दी, जिससे पूरा बियर प्लांट ब्लास्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर क्रिस, जो योशिदा का पीछा कर रहा था, उसके सैकड़ों गुंडों को मारता हुआ किसी तरह उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। पर आगे चलकर उसने देखा कि योशिदा ने ओकिया को एक फ्यूल टैंक से बांधकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया था। क्रिस ने कहा, ये हमारे बीच है, उसे जाने दो, पर योशिदा नहीं माना और आग लगाकर भाग गया। इससे पहले ओकिया जलकर मर जाती, क्रिस ने सही समय पर उसे छुड़ा लिया और उसकी जान बचा ली। योशिदा की पूरी फैक्ट्री धूं धूं करके आग में जल रही थी, जिसे देखकर उसका खून खौल उठा। वो भागकर एक जापानीज परेड में घुस गया ताकि अपनी जान बचा सके। क्रिस ने उसका पीछा किया, पर योशिदा ने उस पर गोली चला दी। जॉनी उसे मारने ही वाला था कि तभी क्रिस ने उसे रोक लिया
उसने योशिदा से कहा, चलो आगे बढ़ो, चलाओ गोली, क्योंकि तुझमें एक मर्द की तरह लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये सुनते ही योशिदा भड़क गया और अपनी गन फेंककर उस पर कटाने से हमला कर दिया। क्रिस ने घायल होते हुए भी उसका बहादुरी से सामना किया और उसके पेट में तलवार दे मारी। योशिदा गुस्से में पगलाया हुआ क्रिस पर हमला करता रहा, जिससे क्रिस के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। वो अपना आखिरी वार करने ही वाला था कि तभी क्रिस ने उसे पकड़ लिया और तलवार उसके पेट के आर पार कर दी। आखिर में उसने योशिदा को एक स्पिनिंग व्हील पर फेंक दिया, जिससे होने वाली आतिशबाजी में जलकर योशिदा की दर्दनाक मौत हो गई। शहर के सभी लोग उसकी मौत से बहुत खुश थे। उन्होंने अपने सर झुकाकर उन दोनों को थैंक यू कहा और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।